नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर एंजाइम की स्ट्रक्चर के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रोटीन अणु होते हैं और इसमें प्रोटीन भी हो सकता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो सकता है। तो केमिकल कंपोजिशन के आधार पर एंजाइम जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और कंजुगेटेड एंजाइम। सिंपल प्रोटीन एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। इस प्रकार के एंजाइम में सिर्फ अमीनो एसिड्स होते हैं और अभिक्रिया को अपने कंपोजिशन के आधार पर लेटरल चेन्स के द्वारा एक्टिवेट करते हैं। इस श्रेणी में आने वाले एंजाइम्स बहुत ज़्यादा होते हैं और मुख्य रूप से जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, अमाइलेज, यूरिएज, लाइपेज, ये इसके अंदर आते हैं। कंजुगेटेड एंजाइम्स की जब हम बात करते हैं तो नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ उसमें प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों ही होते हैं। ऐसी स्थिति में जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। एपो एंजाइम और कोफैक्टर जुड़कर बनाते हैं होलो एंजाइम। तो इस प्रकार से एपो एंजाइम यानी प्रोटीन पार्ट प्लस कोफैक्टर यानी नॉन प्रोटीन पार्ट और कंप्लीट एंजाइम यानी होलो एंजाइम कहलाते हैं। तो कोफैक्टर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कोएंजाइम और एक्टिवेटर फैक्टर्स। कोएंजाइम में जब हम नॉन प्रोटीन पार्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है तो उसको हम कोएंजाइम कहते हैं और ये एंजाइम एपो एंजाइम के साथ लूज बॉन्डिंग करते हैं और आसानी से इनको अलग किया जा सकता है और लगभग टोटल एंजाइम का 1% भाग ये बनाते हैं और ये विटामिन या विटामिन जैसे पदार्थ होते हैं और सभी विटामिन लेकिन कोएंजाइम का कार्य नहीं करते। कुछ कोएंजाइम जो होते हैं प्रोटीन पार्ट से टाइटली भी जुड़े रहते हैं, इन्हें प्रोटीन को ख़त्म किए बिना पृथक नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाते हैं, जैसे कि FAD जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। बहुत सारे प्रकार के होते हैं कोएंजाइम, हाइड्रोजन ट्रांसफ़र करने वाले कोएंजाइम, ग्रुप ट्रांसफ़र करने वाले कोएंजाइम। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं एंजाइम की, तो उसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में मुख्य रूप से एंजाइम जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। उसमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती हैं। विभिन्न एंजाइम्स की पॉलीपेप्टाइड चेन में एमिनो एसिड सीक्वेंस विशिष्ट होती है और विशिष्टता तो होती है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के कारण से एंजाइम को शेप मिलती है और यही एंजाइम की विशिष्टता को डिटरमाइन करती है और एक्टिवेशन के लिए आवश्यक होती है। जो एंजाइम की त्रिविम संरचना जो होती है वो अगर ख़त्म हो जाती है तो एंजाइम भी निष्क्रिय हो जाता है और एंजाइम में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा सघन रूप से बंधी रहती हैं। राइबोन्यूक्लियेज में यदि इन बॉन्ड्स को अपचित कर दिया जाए तो डाइसल्फाइड समूह सल्फाहाइड्रिल ग्रुप में चेंज हो जाएंगे और जिससे इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होती है वो समाप्त हो जाती है और एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है और इसे पुनः ऑक्सीडेशन द्वारा डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाते हैं तो एंजाइम पुनः एक्टिवेट हो जाता है। इस प्रकार से एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ क्रिया करता है और सबस्ट्रेट की तुलना में साइज में बहुत बड़ा होता है और एंजाइम की पूरी सतह कैटालिसिस रिएक्शंस में एक्टिव नहीं होती, बल्कि कुछ ही पार्ट जो होता है वो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है। इसको एक्टिव साइट कहा जाता है और ये एंजाइम का शेष जो पार्ट होता है वो स्ट्रक्चरल फ्रेम कहलाता है। एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट जुड़ता है और उसे उत्पाद में यानी प्रोडक्ट में परिवर्तित कर देता है। एक एंजाइम में एक या अधिक एक्टिव साइट हो सकते हैं और वो एक्टिव साइट किसके कारण से बनते हैं? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ दी एमिनो एसिड्स के समूह के कारण से। जैसे एल्डोलेज एंजाइम है उसमें ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, एलुनिन तीनों का ग्रुप होता है तो वो उसका एक्टिव साइट हो गया। पायरिक ऑक्सीडेज में एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, एलानिन का कोगुलेशन होता है, जो एग्रीगेशन होता है जिसके कारण से बनता है। अब हम
मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में दो थ्योरीज की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ज़्यादातर रिएक्शंस जो होती हैं उनमें अपने आप ही प्रारंभ होती हैं और इसमें जो सबस्ट्रेट होते हैं वो यानी रिएक्टेंट होते हैं वो उनमें कुछ एनर्जी बैरियर पाया जाता है जिससे वो एक्टिव नहीं हो पाते और इस ऊर्जा अवरोध को कम करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यानी न्यूनतम ऊर्जा का वह मान जिसमें कोई भी क्रियाधार जो हैं वो अभिक्रिया में भाग लेने के लिए एक्टिव होते हैं वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। साधारण परिस्थिति में उस ताप पर अभिक्रिया की गति तेज होती है, लेकिन अधिक तापमान पर थर्मल एजिटेशन द्वारा अधिक अणुओं का एक्टिवेशन होता है। परंतु एंजाइम की उपस्थिति से ऐसी अभिक्रियाएं सामान्य ताप पर हो जाती हैं और एंजाइम जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तुरंत आपस में जुड़कर प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। एंजाइम प्रारंभिक अणु से संयुक्त होकर अपनी सतह पर अधिशोषित मध्यवर्ती स्वरूप इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसमें उसको कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो सबस्ट्रेट्स के लिए आवश्यक एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की रेट के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम होने से एंजाइम की क्रिया बढ़ जाती है। जैसे कि सुक्रोज के अपघटन के लिए हमें 32,000 कैलोरी पर मोलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम इन्वर्टेज एंजाइम डाल दें तो ऐसी स्थिति में 9400 कैलोरी पर मोल ही हमें आवश्यक पड़ेगी, यानी 32,000 से 9400 पर आ जाती है एंजाइम के कारण से, यानी एक्टिवेशन एनर्जी का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। इसी प्रकार से हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एक्टिवेशन के लिए विघटन के लिए हमें 18,000 कैलोरी पर मोलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में हम उसको रख दें तो इतनी कैलोरी की हमें आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन कैटलेज एंजाइम अगर उसमें हम डाल देते हैं तो ऐसी स्थिति में एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कितनी चाहिएगी, 6,400 कैलोरी पर मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी की ही हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब मैकेनिज्म में दो थ्योरीज, यानी एंजाइम अपनी सतह पर सबस्ट्रेट अणु को अधिशोषित करता है और फिर रिएक्शन करवाता है, तो उसको कॉन्टैक्ट कैटालिसिस कहते हैं, यानी दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं तो कॉन्टैक्ट कैटालिसिस कहते हैं। दो मुख्य क्रियाएं हम देख रहे हैं, लॉक की थ्योरी और दूसरी है इंड्यूस्ड फिश थ्योरी। लॉक की थ्योरी, एमिल फिशर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और वुड्स और फील्ड्स ने इसका विस्तृत अध्ययन किया था। इस थ्योरी के अनुसार एंजाइम और सबस्ट्रेट के आकार में कंप्लीमेंट्री रिलेशन होता है। प्रत्येक एंजाइम पर एक या एक से अधिक विशिष्ट बिंदु होते हैं जिन्हें एक्टिव साइट या एक्टिव स्पॉट कहते हैं। ये स्थान या बिंदु जो हैं वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से बंधन बनाते हैं, जिसके फलस्वरूप एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का निर्माण होता है जिसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे की है एंजाइम के रूप में है और लॉक है वो सबस्ट्रेट है। उसके बाद करेक्ट फिट हो गया इसके साथ तो रिएक्शन होगी। अगर इनकरेक्ट एंजाइम है तो इसके साथ फिट नहीं हो पाएगा तो रिएक्शन नहीं होगी। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में सबस्ट्रेट अणु में रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिसे सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाता है। इसके फलस्वरूप एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है जब वो आपस में सही ढंग से जुड़ जाते हैं तो, और अंत में एंजाइम और प्रोडक्ट जो होते हैं मुक्त हो जाते हैं और एंजाइम क्रियाधार से दूसरे अणु से संयुक्त हो जाता है, यानी एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, फिर एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं। इस थ्योरी के अनुसार एंजाइम और क्रियाधार के बीच ताले और चाबी की तरह से संबंध होता है, जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं। जिस प्रकार से एक विशेष चाबी से विशेष ताला खुलता है उसी प्रकार विशेष क्रियाधार पर विशेष एंजाइम ही काम करता है, जैसे कि यहाँ इनकरेक्ट और करेक्ट हम देख ही रहे हैं। एंजाइम संरचना के एक्टिव साइट्स की तुलना ताले के खांच से की गई है, या एक्टिव साइट है ताले की खांच, ठीक है।
और उसी प्रकार यानी ताले की खांच से की गई है, जिससे समरूप डिजाइन और अभिविन्यास क्रियाधार ही संयुक्त हो पाते हैं। वैसे ही क्रियाधार संयुक्त हो पाएंगे जैसा कि उसमें ताला जो है होता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, इसके एविडेंसेस क्या है? एंजाइम की थोड़ी सी मात्रा क्रियाधार की बड़ी सांद्रता को कैटेलाइज कर देती है। एंजाइम की मात्रा बढ़ाकर अभिक्रिया को तेज किया जा सकता है। अभिक्रिया के अंत में एंजाइम अपरिवर्तित रहता है और दूसरे क्रियाधार से जुड़ने के लिए स्वतंत्र होता है। इनहिबिटर की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर कम हो सकती है क्योंकि ये एंजाइम के सक्रिय स्थल को बाधित कर देता है और एंजाइम संदमक सम्मिश्र बना देते हैं, इसलिए सक्रिय स्थल क्रियाधार के लिए उपलब्ध नहीं रह पाता और वास्तविक अभिक्रिया रुक जाती है। इसका जो ऑब्जेक्शन क्या हो रहा कि एंजाइम प्रोटीन के यौगिक हैं, अतः अभिक्रिया के समय अपनी वास्तविक आकृति में नहीं रह पाते, अपितु संरचनात्मक विन्यास में परिवर्तन होता है जिससे सक्रिय स्थल की आकृति बदल जाती है। ऐसी स्थिति में ताला चाबी सिद्धांत काम नहीं करता। तो ये हमने ताला चाबी सिद्धांत के बारे में बात की। दूसरा सिद्धांत है वो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। यहाँ पर आप देख रहे हो ये चार्ज्ड ग्रुप हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, लाइसिन मेथियोनिन हिस्टिडीन है। अब यहाँ पर यह सबस्ट्रेट आकर जुड़े, एंजाइम की साइट है, यह सबस्ट्रेट आकर जुड़ेगा तो इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं यानी इंडक्शन होता है। तो इसमें कोसलैंड ने प्रस्तुत किया था इस सिद्धांत को। इसके अनुसार एंजाइम प्रोटीन के क्रियास्थलों में अभिक्रिया के दौरान कॉन्फ़िगरेशनल चेंज होते हैं, कॉन्फर्मेशनल या कॉन्फ़िगरेशनल चेंज होंगे जिससे एंजाइम के एक्टिव साइट पर दो समूह उपस्थित होते हैं। एक्टिव साइट जो होगी यानी ये एक्टिव साइट है, इसमें दो समूह होते हैं जिसमें एक बट्रेसिंग ग्रुप होता है या और दूसरा होता है कैटालिटिक ग्रुप। बट्रेसिंग ग्रुप क्या करता है, सबस्ट्रेट को आधार प्रोवाइड करता है यानी उसको जगह देता है, और कैटालिटिक ग्रुप जो है वो दोनों साथ साथ ही होते हैं, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में परिवर्तित करने का काम करता है। दोनों इस तरह से होते हैं। तो रिएक्टेंट और एक्टिव साइट के ऊपर जब रिएक्टेंट जुड़ता है तो एंजाइम रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स बन जाता है और जो सबस्ट्रेट है एंजाइम के बट्रेसिंग साइट पर स्थित होता है और एंजाइम क्रियाधार का कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। एंजाइम के विन्यास में ही परिवर्तन हो जाता है और उत्प्रेरक स्थल क्रियाधार के जिस बंधन को तोड़ना होता है उसके सामने आ जाता है। जहाँ पर बॉन्ड बन गया उस बॉन्ड को तोड़ना है तथा बॉन्ड को तोड़ देता है जिससे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में रिवर्सिबल चेंज होते हैं जिससे प्रोडक्ट लिबरेट हो जाता है। इस सिद्धांत के पक्ष में क्या है, क्या क्या चीज़ें इसके लिए बताई गई हैं कि अभिक्रिया के अंत में जो एंजाइम जो है अपरिवर्तित ही रहता है और पुनः दूसरे क्रियाधार अणु से क्रिया करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है, जिससे प्रमाणित होता है कि एंजाइम की थोड़ी सी मात्रा ही सबस्ट्रेट की बड़ी मात्रा को कैटेलाइज्ड कर सकती है। दूसरे इसकी एविडेंस क्या थी कि एक्स रे डिफरेंशिएशन और ऑप्टिकल रोटेशन टेक्निक्स के द्वारा ये बताया जा चुका है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनते समय एंजाइम की एक्टिव साइट पर विन्यास परिवर्तन होता है। इस सिद्धांत द्वारा यह प्रमाणित होता है कि इनहिबिटर एंजाइम द्वारा उत्पाद में परिवर्तन नहीं हो सकता क्योंकि वो आलंबक स्थल पर स्थिर तो हो जाता है परंतु पूर्ण रूप से फिट नहीं होता, जिससे एंजाइम में विन्यासित परिवर्तन नहीं हो पाता और विन्यास परिवर्तन के अभाव में जो कैटालिटिक जो स्थल है वो नमक से दूर हो जाता है, अभिक्रिया नहीं हो पाती। इस तरह से दोनों थ्योरी मैकेनिज्म को समझाने के लिए सफल रही। ना एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम जो है एंजाइम अभिक्रिया की दर और प्रायोगिक स्थितियों में परिवर्तन की अनुक्रिया के फलस्वरूप दर में होने वाले परिवर्तनों को एंजाइम काइनेटिक्स बोलते हैं। कैसी परिस्थितियां उनको दे रहे हैं, अभिक्रिया की दर क्या है और उसके फलस्वरूप जो दर में परिवर्तन होगा उसको हम बोलेंगे एंजाइम काइनेटिक्स। एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शंस में दो महत्वपूर्ण फैक्टर काम करते हैं, एक तो पीएच और
तापमान और अन्य परिस्थितियों में अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करने वाले हैं। एक तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और दूसरी है एंजाइम की कंसंट्रेशन। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है प्रोडक्ट का निर्माण होता है और क्रियाधार सांद्रता में परिवर्तन आता है। अभिक्रिया की प्रारंभिक दर या गति का मापन उस समय किया जाता है जब सबस्ट्रेट की सांद्रता एंजाइम सांद्रता से काफ़ी अधिक हो और इसे वेग V0 कहा जाता है। इस अवस्था में क्रियाधार की अत्यधिक अल्पावधि के लिए स्थिर माना जाता है। जब क्रियाधार की सांद्रता हम बढ़ा दें तो V0 में रेखीय लीनियर ग्रोथ होगी और एक अवस्था के पश्चात V0 की सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में वृद्धि के साथ अत्यधिक कम वृद्धि हो पाती है और इस अधिकतम दर को अधिकतम वेग कहा जाता है। क्रियाधार की जिस सांद्रता पर प्रारंभिक वेग अभिक्रिया वेग का आधा रह जाता है उसको हम बोलते हैं माइकलिस मेंटन कांस्टेंट यानी Km वैल्यू। अब एंजाइम एक्टिविटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, एंजाइम की कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, इसके अलावा पीएच कंसंट्रेशन, एक्टिवेटर्स, हाइड्रेशंस, एंजाइम इनहिबिटर्स, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को प्रभावित करते हैं। ये फैक्टर इसके अंदर आ जाते हैं। तो जिसमें अगर सबस्ट्रेट की हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो एक निश्चित समय तक एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन उसके बाद जब एंजाइम के एक्टिव साइट बढ़ जाते हैं तो हम कितनी भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्शन की रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने से प्रोडक्ट बनने की सीमा भी बढ़ जाती है। टेम्परेचर जो होता है 3 रेंज होती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर पर रिएक्शन की रेट अधिकतम होती है यानी 30 से 37 डिग्री ऑप्टिमम होता है। उससे ज़्यादा पर डिनेचुरेशन हो जाए एंजाइम का, उससे कम पर एंजाइम क्या होते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर पर रहते हैं, इसलिए एक्टिविटी शो नहीं करते। और दोनों ही सीमाओं के मध्य तापमान में वृद्धि अगर हम 10 डिग्री कर देते हैं तो रिएक्शन की रेट से में 2 से 3 गुना वृद्धि हो जाती है, ये भी इसमें होता है। उसके बाद पीएच जो होते हैं, क्योंकि एंजाइम पीएच के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और पीएच प्रास जो होती है जनरली इसमें 4 से 7 के बीच में होती है। ऑप्टिमम पीएच होती है जिस पर प्रत्येक एंजाइम की सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। जैसे इन्वर्टेज की हम बात करें तो 4.5 पर सबसे ज़्यादा एक्टिव, पेरोक्सिडेज में 5 पर, एमाइलेज में 7 पर और केटेलेज में 8। ये इसके एक्टिव साइट्स जिस पीएच पर एंजाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। इसके अलावा एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट, अगर अभिक्रिया में बने उत्पादों की काम में नहीं ली जाती और उनकी सांद्रता बढ़ जाती है तो वो ही क्या कर देते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। इस प्रकार से इसी तरह से एक्टिवेटर होते हैं, जैसे कि एक्टिवेटर्स में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जो कि मेटल एक्टिवेटर होते हैं वो भी एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। हाइड्रेशन होगा यानी जहाँ पर जैसे शुष्क बीजों में जल कम होने की वजह से उनमें एक्टिविटी कम होती है, लेकिन जैसे ही पानी की मात्रा ज़्यादा होगी एंजाइम की एक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। एंजाइम इनहिबिटर्स वे पदार्थ या यौगिक होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी में बाधा पैदा करते हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स कहलाते हैं। इसमें प्रतियोगी भी हो सकते हैं, नॉन कम्पिटिटिव भी हो सकते हैं और फीडबैक इनहिबिशन भी हो सकता है। तो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन या कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो होते हैं जो सबस्ट्रेट से काफ़ी सिमिलरिटी प्रदर्शित करते हैं और ये एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाते हैं, उसके साथ कंपटीशन करते हैं और वहाँ जुड़ जाते हैं, तो जो सबस्ट्रेट होगा वो प्रोडक्ट में परिवर्तित नहीं होगा। दूसरी तरफ नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो स्ट्रक्चरल फ्रेम के साथ जुड़ते हैं और नॉन कम्पिटिटिव होते हैं और उससे एक्टिव साइट्स के लिए क्रियाधार के लिए स्पर्धा नहीं करते, बल्कि वे एंजाइम के अन्य भाग से संलग्न होते हैं और एंजाइम के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर देते हैं जिससे प्रोडक्ट्स का निर्माण नहीं होता। फिर है
एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन या फीडबैक इनहिबिशन, कई बार मेटाबॉलिक पाथवे में एंड प्रोडक्ट बनता जाएगा लेकिन उसका काम में नहीं आता, तो उसको हम बोलते हैं वो एंड प्रोडक्ट ही एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है, इसलिए हम उसको कहते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन या एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने एंजाइम एक्टिविटी के बारे में, एंजाइम की मैकेनिज्म क्या है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसके बारे में विस्तार से पढ़ा। थैंक यू।